Okay, students, Assalamu alaikum. Welcome to the ninth lab of ITC. आपकी मैंने 5 लैबें चेक कर ली हैं। इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में मैं बाकी 3 चेक कर लूँगा। थोड़ा सा मैं ऑफ स्केड्यूल हो गया हूँ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने डेट्स लैब्स की पहले मैं हफ्ते के डेडलाइन पे आपको देता था, आपने बढ़वा बढ़वा के 10 दिन करवा लिया है। तो इसकी वजह से मेरा स्केड्यूल ऑफ हो गया है। मैंने जो टाइम मुकर्रर करा हुआ था चेक करने के लिए, उस पर मैं नहीं चेक कर पाया लैब्स। तो इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी लैब 6, 7, 8 आपकी चेक कर लूँगा। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग लैब्स। ठीक है, थ्योरी में भी हम प्रोग्रामिंग की तरफ मूव कर जाएंगे। और अब जो मैंने प्रोग्रामिंग वाली किताब आपसे ख़रीदवाई थी, इंशाल्लाह ताला उस किताब की जानिब भी जाएंगे। वी आर गोइंग टू बी वर्किंग विद द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, बट बिफोर ऑन ऑल ऑफ दिस लेट मी लोड द लैब ऑन योर LMS। ठीक है, क्योंकि मैं एक आध बार पहले भूल गया था LMS पे लोड करना, तो इट्स गुड कि मैं LMS पे जो है लैब वो अभी आपके सामने ही लोड कर देता हूँ। ठीक है, तो जस्ट लेट मी गो टू LMS। मैं स्क्रीन शेयरिंग भी करा देता हूँ ताकि आप लोग भी देखते हैं। स्क्रीन शेयरिंग कहाँ से आएगी? ठीक है, आई होप यू कैन नाउ शेयर, यू कैन सी माई स्क्रीन। ठीक है, तो इसमें मैं ये लैब लोड कर देता हूँ। लैब 9 टास्क होगा, ये 8 तक कर दिया था ना, लैब 9 टास्क। और अब हम हैं 17 मार्च। ठीक है, ये मिड टर्म वाला था, यहाँ पे होगा 17 मार्च में। ठीक है, ऐड एक्टिविटी और फाइल ऐड करनी है हमें। ठीक है, दिस इज लैब 9 टास्क। ठीक है, और इसकी जो फाइल है वो मैं अपलोड कर देता हूँ अभी। यहाँ से लैब 9। ठीक है, ये आपकी लैब 9 लोड हो गई। ठीक है, उसके बाद एक मैं सबमिशन लिंक बनाता हूँ, लैब 9 सबमिशन लिंक, वो भी अभी बना देता हूँ। असाइनमेंट। ठीक है, इसका जो है वो डेडलाइन क्या रखते हैं हम, अगले हफ्ते के बाद वाला संडे होता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से 28 पे ड्यू होगी। ठीक है, संडे 28, संडे संडे 28। ठीक है, संडे 28 को सुबह 8 बजे ड्यू है। ठीक है, 17 मार्च से तकरीबन यही 10 दिन हो गए, और ये नेक्स्ट वीक पूरा है आपके पास। उसके बाद संडे को ये ड्यू होगी। इनेबल ठीक हो गया था। ठीक है, कोई पुरानी लैब्स हैं तो आप अपनी न्यू लैब्स के साथ वो मुझे पेंडिंग में जमा करा सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने करा दी हैं और मैंने लैब 6 ऑनवर्ड्स चेक नहीं किया है, तो वो जब मैं लैब 6 ऑनवर्ड्स चेक करूँगा तब मैं कर दूँगा ग्रेड। ठीक है, तो ये आपकी लैब 9 हो गई, और लैब 9 का सबमिशन लिंक भी आ गया। ठीक है, लेट्स लुक एट द लैब टुडे। ठीक है जनाब। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द लैब 9 लैब शीट। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए पेज व्यू, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, आई होप नाउ यू कैन सी इट। दिस इज द फर्स्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैब्स। ठीक है, ये लैब नंबर 9 है आपकी।
इसके अंदर जो आपके CLOs आपसे पूछे जाएंगे वो हैं CLO1 और CLO6 और CLO7। ठीक है, तो आपने ये थ्योरी में से कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करने होंगे प्रोग्रामिंग के। प्रोग्रामिंग हम थ्योरी में इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपकी लैब पहले आ जाती है थ्योरी से, तो इस वजह से थोड़ा सा ऑफसेट हो गया हमारा। हालांकि कोई थ्योरी क्लास मिस नहीं हुई थी हमारी, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को हम थोड़ा सा इसको और पक्का कर लेंगे। वैसे भी लैब सबमिशन का टाइम तो मैंने बढ़ाई दी है, 10 दिन होते हैं बस। ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लैब इज टू मेक द अटेंडी ऑफ द लैब फेमिलियर विद द स्टैंडर्ड आउटपुट एंड इनपुट फंक्शंस इन सी। ठीक है, इसमें इनपुट और आउटपुट से मुराद ये होती है, इनपुट लिया जाता है यूज़र से जो प्रोग्राम को यूज़र चला रहे हैं, वाया एनी ऑफ द इनपुट डिवाइसेस सच एज द कीबोर्ड। ठीक है, एंड द आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, वाया द जो स्टैंडर्ड आउटपुट होती है इसकी वो मॉनिटर स्क्रीन होती है, स्टैंडर्ड इनपुट इज़ द कीबोर्ड। ठीक है, या माउस और कीबोर्ड का कॉम्बिनेशन। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस इज यूजुअली द मॉनिटर या स्क्रीन। ठीक है, समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बी द प्रिंटर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट का थोड़ा सा आज हम देखेंगे। यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इसका कॉन्सेप्ट लैब व्यू वाली में देख चुके हैं। थोड़े से हमने लूप्स का कॉन्सेप्ट भी किया था लैब व्यू वाली लैब्स में। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस सेम कॉन्सेप्ट इन द प्रोग्रामिंग। लूप्स पे भी हम आएंगे एडवांस लैब्स में। Make the attendee differentiate between the numeric and the alphanumeric data types। ठीक है, ये भी हम करेंगे। और make the attendee learn the different operators and their precedence rules। ठीक है, तो डिफरेंट ऑपरेटर्स जो हैं इसमें ये बॉडमस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की बात होगी। ठीक है, डेटा टाइप्स जो होते हैं एक प्रोग्राम के अंदर वो आपके पास इन 4 तरह के हो सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर। ठीक है, तो ये जो है इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, यहीं पे स्क्रिबल कर लेते हैं। लेट्स टेक द पेन। ठीक है, इंटीजर का जो बेसिकली मतलब होता है, अगर आपका डेटा जो प्रोग्राम के अंदर है वो नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, मैंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, उसमें मैंने कहा कि आप अपने मार्क्स लिखने हैं, ITC लैब 1 के मार्क्स, ITC लैब 2 के मार्क्स। ऑब्वियसली दैट डेटा इज नॉट इन अल्फाबेट्स, दैट डेटा इज नंबर। ठीक है, इट कुड हैव नंबर्स लाइक दिस, जो भी आपने लैब्स में मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, फ्लोट का मतलब होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो नंबर्स के साथ डेसिमल वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर ले। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लैब्स के अंदर नंबर देता हूँ 7.25, 7.5, 7.25, तो फिर आपको जो वेरिएबल टाइप या डेटा टाइप इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो डेसिमल, ताकि वो डेसिमल वैल्यू ले सके। ठीक है, अगर आपके नंबर डेसिमल में है तो इस तरह की वैल्यूज़ आपने लेनी है। तो ये डेसिमल टाइप जो है ये फ्लोट, इसके लिए आपको फ्लोट का डेटा टाइप इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह डबल जो होता है, अगर आपकी वैल्यूज़ बहुत लार्ज हैं। ठीक है, बहुत लार्ज का मतलब मैंने कहा 7 0 0 0 0 0 0 0 इस तरह करके बहुत लार्ज वैल्यूज़ हैं, तो वो इंटीजर के अंदर नहीं फिट आती हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा मेमोरी के अंदर स्पेस एलोकेट करनी पड़ेगी और उसके लिए आप डबल यूज़ करते हैं। ठीक है, और कैरेक्टर जब इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, मैंने कहा उसके अंदर अपना नेम एंटर कर दें। ठीक है, तो अब किसी भी बंदे का नेम जो है वो ये नंबर्स के अंदर नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस आपको ये एजेंट है 007। तो आपका जो नाम है वो ऑब्वियसली अल्फ़ाबेट्स की सूरत में होगा, जैसे मोहम्मद, अली, अहमद। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका नेम है तो उसके लिए जो डेटा टाइप है ये कहलाता है कैरेक्टर। ठीक है, और डेसिमल के अंदर जो डेटा टाइप है ये कहलाता है फ्लोट। ठीक है, तो नेम जैसे आपने कहा अहमद, अली या जो भी है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं आपके पास, जिसके ज़रिए आप वेरिएबल्स की फॉर्मेट स्पेसिफाई करते हैं कि मेरे प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल है उसका क्या फॉर्मेट है। ठीक है, तो अगर आप कोई इस तरह का वेरिएबल अहमद एंटर करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे ये जो वेरिएबल की टाइप है ये कैरेक्टर है। ठीक है, आप इसको इंटीजर नहीं कह सकते। ठीक है,
तो अगर इस तरह से अल्फ़ा न्यूमेरिक है तो आपको कैरेक्टर डेटा टाइप लेना पड़ेगा, नंबर्स है तो ये वाला, ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं तो डबल लेना पड़ेगा, डेसिमल में वैल्यूज़ हैं तो आपको ये लेना पड़ेगा। ठीक है, इज इट ओके अप टिल हियर? किसी का कोई सवाल? नो सर। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, वेरिएबल का नेम, वेरिएबल जो होता है और कांस्टेंट जो होता है उसके अंदर फ़र्क ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने ये चीज़ मैटलैब के अंदर भी की है, लैबव्यू के अंदर भी की है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे पाए था मैटलैब के अंदर। ठीक है, मैंने कहा था पाए इज़ अ रिजर्व वेरिएबल। रिजर्व वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट। ठीक है, फिर मैंने गलती से पाए की वैल्यू चेंज भी कर देती थी, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू बदल सकती है। ठीक है, ये जो पाए था वो उसके अंदर कांस्टेंट था। अदरवाइज द वेरिएबल इज समथिंग जिसकी वैल्यू कभी भी बदल सकती है। अगर मैंने कोई एक वेरिएबल बना दिया ए, ठीक है, ए की वैल्यू रख दी 5, उसके बाद मैंने कहा ए जो है इज इक्वल टू a+1, यानी कि न्यू वैल्यू ऑफ ए इज ओल्ड वैल्यू ऑफ a+1। तो न्यू वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ ए? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? 6 सर, 6 है। बिल्कुल 6 हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो ए है ये कहलाएगा वेरिएबल। ठीक है, ए इज़ अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, पाए की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, पाए मैं कभी भी इस्तेमाल करना चाहूँगा, मैं कहूँगा ए मल्टीप्लाई बाय पाए। ठीक है, तो नॉर्मली मैं पाए के साथ ऐसी हरकत नहीं करूँगा, पाए इज इक्वल टू पाए+1, क्योंकि पाए की एक वैल्यू 3.14 कॉन्स्टेंट रखता हूँ मैं। ठीक है, तो वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान में बदल सकती है, और कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस। ये हम पहले मैटलैब में भी देख चुके हैं और लैब व्यू में भी हमने लूप्स जब किए थे तो ये वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। ठीक है, वेरिएबल नेम जो है उसके लिए कुछ रूल्स हैं, इस रूल्स को हमें ओबे करना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम मैंने रखा ए, एक का नाम रखा पाए। ठीक है, तो इसमें क्या रूल्स हैं? इट मस्ट ओनली कंसिडर ऑफ लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। ठीक है, तो अगर मैं सी के अंदर कोई वेरिएबल बनाना चाहता हूँ तो ए भी लिख सकता हूँ बिकॉज इट इज़ ओनली लेटर। ठीक है, उस वेरिएबल का नाम मैं ये भी लिख सकता हूँ, A1 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, या उसका नाम मैं A_1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें अलाउ हैं मुझे, लेटर्स रख सकता हूँ मैं उसके नाम में, डिजिट्स रख सकता हूँ और अंडरस्कोर रख सकता हूँ। ठीक है, डैश या परसेंटेज साइन इस तरह से मैं किसी वेरिएबल के नाम के अंदर नहीं रख सकता। ठीक है, वेरिएबल कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट। ठीक है, सर, मैंने ये अंडरस्कोर थोड़ा डिफाइन कर दें। यार अंडरस्कोर देखो, डैश होता है आपके कीबोर्ड के अंदर, एक डैश इस तरह का होता है जो कि सेंटर में होता है, और एक डैश ऐसा होता है जो कि नीचे बना हुआ होता है, इसको अंडरस्कोर कहते हैं। ठीक है, देखा ये सबने? जी सर। जी सर। ठीक है, तो ये अंडरस्कोर जो है, ये डैश जो कि नीचे की जानिब होता है इसको कहते हैं अंडरस्कोर। ये जो डैश होता है ऊपर मिडिल के अंदर, इसको डैश कहते हैं। ठीक है, तो डैश इज नॉट अलाउड, अंडरस्कोर इज अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट, यानी कि A1 तो मैं रख सकता हूँ, A1 इज ओके, 1A इज नॉट ओके क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, रिजर्व वर्ड को मैं आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकता हूँ। रिजर्व वर्ड का मतलब है जैसे मैटलैब के अंदर पाए वॉज अ रिजर्व वर्ड। ठीक है, मैंने पाए को चेंज कर दिया था, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर कोई इस तरह का अगर रिजर्व वेरिएबल है तो उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, या उसका मैं वेरिएबल का नाम उसको असाइन नहीं कर सकता। ठीक है, कंपाइलर जो है वो एरर दे देगा। ठीक है, और जिस लैंग्वेज के अंदर हम अभी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे वो कहलाता है सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज आपको वो जो मैंने सॉफ्टवेयर भी कल बताया था वो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। तो हम सारी प्रोग्रामिंग करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। सी लैंग्वेज इज़ वेरी इजी टू यूज़ लैंग्वेज, तो बिगिनर्स के लिए सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और थोड़ा सा ये है कि क्योंकि ये इसका ये जो रीज़न है यूज़ करने का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए, वो ये कि यह हार्डवेयर से बहुत क्लोज है। यानी कि मतलब मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, जैसे आप वर्ड और एक्सेल के अंदर काम कर रहे थे तो उसका काम का नौयत ये थी कि आप स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट
स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं। और सी लैंग्वेज बेसिकली जो लैंग्वेज है ये हार्डवेयर से करीब तरीन का मतलब है कि अगर आप इससे कोई अपना माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम करना चाहते हैं तो ये उस वक्त भी आपके काम में आएगी। ठीक है, तो इट इज़ वेरी क्लोज टू द हार्डवेयर, यानी कि अगर आप कोई हार्डवेयर चलाना चाहते हैं कोई लॉजिक बना के, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम फॉर अ माइक्रो कंट्रोलर और अ माइक्रो प्रोग्रामर, तो वो सी लैंग्वेज उससे करीब तरीन है। ठीक है, तो ड्यू टू द फैक्ट कि ये सी लैंग्वेज उससे करीब तरीन है हार्डवेयर से, इसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, इसका सिंटैक्स वेरी इंग्लिश लाइक नहीं है। ठीक है, इसके अंदर GUI बेस्ड फैसिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल लैब व्यू के अंदर भी जो आप काम कर रहे थे वो प्रोग्रामिंग ही कर रहे थे, आप लॉजिक बना रहे थे जिससे कोई सिस्टम बना रहे थे, बट लैब व्यू वॉज डूइंग अ प्रोग्रामिंग एट अ वेरी हाई लेवल, जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग कैसे कर रहे थे, ड्रैग ड्रॉप करके डब्बे डाल रहे थे, उनको लाइन लगा के जोड़ रहे थे। ठीक है, तो इसके अंदर वो GUI फंक्शनैलिटी नहीं है, इसके अंदर जो है कमांड लाइन फंक्शनैलिटी है। ठीक है, तो आप एवरीथिंग विल बी रिटन ऑन द कमांड लाइन एज कमांड्स, और उसकी सूरत में ये प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, तो इट इज़ क्लोज टू द हार्डवेयर, यानी कि मतलब इससे आप कोई हार्डवेयर प्रोग्राम करना चाहे तो इट इज़ क्लोज टू दैट लैंग्वेज। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डेड एज अ लैंग्वेज विच हैज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट सिंटैक्स। ठीक है, लेकिन इट इज़ वेरी क्लोज टू द हार्डवेयर। तो आगे जब आप अपने माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, और डिफ़िकल्टी ये है कि इसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इट हैज़ अ कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, GUI बेस नहीं, आप कोई ड्रैग ड्रॉप करके बना सकते हैं प्रोग्राम। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल एक इंटीजर वेरिएबल आपने बनाया तो उसके अंदर आप वैल्यू ए इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक वेरिएबल बनाया और आपने उसकी वैल्यू ए पे इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, सिंस इट इज़ अ इंटीजर तो आप इसकी वैल्यू नंबर में दे सकते हैं। आपने एक और वेरिएबल बनाया बी, उसको फ्लोट रखा तो उसके अंदर आपने इनिशियलाइज करके वैल्यू डेसिमल में दे दी। आपने एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल बनाया तो उसके अंदर आप एक अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट को कोट्स के अंदर ज्वाइन करना लाजमी होता है। ठीक है, आप इसको खाली डी नहीं लिख सकते, जब भी आप कैरेक्टर इस्तेमाल करेंगे तो आपने सिंगल कोट्स इस्तेमाल करना है। एक से ज़ायद कैरेक्टर यानी कि कोई जुमला लिखना है आपने तो फिर आप उसका एरे बनाएंगे, कैरेक्टर का एरे है ये। ठीक है, दिस इज वन सिंगल कैरेक्टर एंड दिस इज अ कैरेक्टर एरे ऑफ साइज 30। ठीक है, कैरेक्टर एरे उसका साइज है 30, यानी कि इसके अंदर आप 30 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे ये लिखा तो उसमें कितने कैरेक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, स्पेस भी कैरेक्टर है 13, 14 15 16 ये भी स्पेस है, 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, तो आप 25 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं इसके अंदर, 5 की जगह बच गई, लेकिन आप 30 से ज़्यादा कैरेक्टर इसके अंदर नहीं लिख सकते थे। ठीक है, तो एक से ज़ायद कैरेक्टर है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, कैरेक्टर एरे। एक कैरेक्टर से एक कैरेक्टर में एक अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, कैरेक्टर एरे में एक से ज़ायद अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई कांस्टेंट बनाने हैं तो आप लिख देंगे इंटीजर कांस्टेंट ए या कांस्टेंट कैरेक्टर बी। अब इसका क्या मतलब है कि ए की वैल्यू अगर आपने कांस्टेंट कर दी 1, तो अब आप ये नहीं कर सकते। अगर आप ये करेंगे ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 तो प्रोग्राम एरर दे देगा, क्योंकि अब ए वेरिएबल नहीं है, ए कांस्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने बी के अंदर का यार मैं डी के बजाय ई लिखना चाहता हूँ तो एरर आ जाएगी, क्योंकि वो कहेगा कि बी की वैल्यू तब्दील नहीं कर सकती, कांस्टेंट कर दी आपने। ठीक है, तो कंपाइलर आपको एरर दे देगा। तो सी लैंग्वेज जो है ये कंपाइलर के थ्रू मशीन कोड में कन्वर्ट होती है। कंपाइलर क्या करता है, एक साथ पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को करता है। तो अगर आप इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्राम देखेंगे तो वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा जब तक लाइनें सही हैं। जैसी उसको एरर मिलेगी तो वो आपको एरर दे देगा कि एरर ऑन लाइन 31, लेकिन प्रोग्राम को 31 से पहले 30 लाइनें चला देगा। और कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ करता है, कहीं पे भी एरर आएगी तो वो प्रोग्राम को चलाने से इनकार कर देगा। ठीक है, तो सी लैंग्वेज इज द टाइप ऑफ प्रोग्राम जिसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि आप आउटपुट को कैसे डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल अच्छी वाली दिखा दूंगा। तो इंटीजर टाइप का अगर वेरिएबल है
तो आप उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी इस्तेमाल करते हैं, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी और स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस। ठीक है, स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि कैरेक्टर एरे है। ठीक है, ये बेसिकली जो है क्यों इस्तेमाल किया जाता है इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कहा फ्लोट, ठीक है, आपने कहा मेरे पास एक वेरिएबल है बी, फ्लोट बी, और आपने कहा उसकी वैल्यू है 3.143689। ठीक है, अब आपने कहा मैं इसको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो अगर आप परसेंटेज एफ से डिस्प्ले करेंगे उसको तो उसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 3.143689। और इसी को चेंज करके अगर आपने ये कर दिया परसेंटेज 0.3f, तो वो क्या करेगा, सिर्फ उसकी 3 डेसिमल प्लेस दिखाएगा, बाकी की सप्रेस कर देगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब है कि आप अपने वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले किस तरह से कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल हमने मैटलैब के अंदर भी देखी थी मेरे ख्याल से। स्केप सीक्वेंस क्या होता है? ठीक है, स्केप सीक्वेंस से होता है कि कभी भी आप स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे अगर आप डालना चाहते हैं, तो वो स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए ये होता है कि आप इस तरह का एक कोई आगे लिख देंगे कैरेक्टर। ठीक है, जैसे ये, अच्छा इसके अंदर जैसे अभी अंडरस्कोर बच्चे पूछ रहे थे, तो ये स्लैश भी अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो लाइन होती है उसको कहते हैं बैक स्लैश, और इस तरह से कोई लाइन होती है तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं सारे बैक स्लैश है। बैक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, बैक स्लैश टी का मतलब होता है टैब, बैक स्लैश बी का मतलब होता है बैक स्पेस, परसेंटेज आर का मतलब होता है कैरेज रिटर्न, और इसी तरह से। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, मैं एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने यूज़र से कहा एंटर एंटर वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कहा एंटर वैल्यू ऑफ बी, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो लिखाएगा एंटर वैल्यू ऑफ बी, और यहाँ पे आ जाएगा कर्सर। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि कर्सर यहाँ पे नहीं आए, कर्सर आए नेक्स्ट लाइन के ऊपर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एंटर वैल्यू ऑफ बी के बाद कर देंगे या न्यू लाइन दे दो आप। न्यू लाइन का मतलब है कि अब जब कर्सर आएगा तो वो न्यू लाइन पे ब्लिंक करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इनका स्केप सीक्वेंस का ये फायदा होता है। आ गई बात समझ में सबको? ठीक है, इसी तरह से ये टैब बैक स्पेस है, लेकिन मैंने आपको ये पहला वाला बता दिया। ठीक है, ये हम करके देख लेंगे चीज़ें। स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन जो है वो है कि आप स्टैंडर्ड आउटपुट यानी कि कंप्यूटर के मॉनिटर पे कोई चीज़ डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो प्रोग्राम है ये अभी हम रन कर लेते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला जो प्रोग्राम है। ठीक है, अक्सर जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तो सबसे जो बिगनर लेवल का प्रोग्राम है उसका नाम होता है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये जितने भी प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि सबसे बिगनर लेवल का जो प्रोग्राम है उसका नाम रखेंगे हेलो वर्ल्ड, और वो बस क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो दिस इज़ द बिगनिंग पॉइंट ऑफ ऑल द कंप्यूटर प्रोग्रामर, वो कोई भी लैंग्वेज सीख ले हो, पाइथन या सी लैंग्वेज या फोर्ट्रान या मिसलेनियस, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। पहले एक पुरानी लैंग्वेज होती थी GW बेसिक, जो कि अब इवॉल्व होकर विजुअल बेसिक में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, विजुअल C++ लैंग्वेज भी आती है, जैसे अभी हम सी लैंग्वेज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो पहला प्रोग्राम है वो क्या करेगा, ये 4-5 लाइनों का प्रोग्राम है, और ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको रन करके देखेंगे। जब तक आप सब बच्चे अपना ये खोल लें, जो सॉफ्टवेयर मैंने कल कहा था DEV C++, ये सॉफ्टवेयर सब बच्चे खोल लें अपना। ठीक है, ये सब बच्चों को मैंने कल भेज दिया था रात में ही। ठीक है, CPP C++ था। ठीक है, PP का मतलब प्लस प्लस होता है। तो ये वाला सॉफ्टवेयर सब बच्चे अपना ऑन कर लो। ठीक है, तो बेसिकली हम जो है ये वाला प्रोग्राम चला के देखेंगे। इस वाले प्रोग्राम के अंदर जो है जो सबसे पहली वाली लाइन है ये कहलाती है कमेंट। ठीक है, जब भी कोई लाइन के शुरू में ये दो फॉरवर्ड स्लैश होंगे, ठीक है, दीज आर टू फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, टू फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करेगा, यानी कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, दिस इज जस्ट अ कमेंट।
ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल प्रोग्राम मेड बाय, ठीक है, प्रोग्राम मेड बाय समीर लिख दिया आपने, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, कोई यूज़र से इनपुट नहीं मांग रहे, आप कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसको कंपाइलर जो है इसको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा या इनविजिबल कमांड समझेगा, क्योंकि दिस इज नॉट टू बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन कोड। तो वेन एवर देर आर टू फॉरवर्ड स्लैश दैट मीन्स इट इज अ कमेंट, ये सिर्फ आपकी अपनी याद दहानी के लिए, ठीक है, ये जो है ये कहलाएगा, ये सिर्फ आपकी अपनी याद दहानी के लिए, इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन कोड, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी लाइन है, इसके अंदर आपके पास एक हेडर फाइल इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, और उस हेडर फाइल का सिंटैक्स ये है कि आप इससे पहले एक नंबर का साइन यूज़ करते हैं, इंक्लूड, उसके बाद जो हेडर फाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम इन द ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के दरमियान में लिखते हैं। तो पहली जो हेडर फाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब है stdio.h, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ठीक है। हेडर फाइल का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, हेडर फाइल का ये फ़ायदा होता है, ठीक है, हेडर फाइल का ये फ़ायदा होता है कि जो फंक्शनैलिटी पहले से मौजूद है उस फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल कर लिया जाए, दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़े, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट के दरमियान में जो फाइल है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें बेसिकली लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इनपुट से जो है वो तुम कोई चीज़ उठा लो, यानी कि अगर यूज़र ने ये वाली की प्रेस की, फॉर एग्जांपल 5 की, ठीक है, तो कहेगा कि इस 5 को पढ़ो तुम कीबोर्ड से, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, इसको स्टोर कर लो कहीं, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जाके कहीं स्टोर कर लो, उसके बाद इसमें कोई प्रोसेसिंग करनी है तो वो प्रोसेसिंग कर लो, ठीक है। अब ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स इसके अंदर लिखे हुए हैं stdio.h, तो अब मुझे इसकी कोई फ़िक्र नहीं, बस मैंने ये कमांड इस्तेमाल कर ली तो ये सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, मुझे इसकी फ़िक्र नहीं, बस मैंने इनपुट कर दिया 5, तो अब मुझे पता चल गया ये कंप्यूटर के अंदर चला गया है, अब ये कैसे बना बाइनरी में, ये कैसे स्टोर हो रहे हैं, इसमें कैसे प्रोसेस हो रहे हैं, मुझे कोई इसमें अमल दखल नहीं। इसी तरह से कोई प्रोसेस हो के चीज़ स्क्रीन के ऊपर मेरे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, मेरे स्क्रीन के ऊपर कोई डिस्प्ले हो रही है चीज़, तो मुझे कोई फिक्र नहीं कि ये कैसे प्रोसेस हुई, स्टोर हुई, बाइनरी में कन्वर्ट हुई, बाइनरी से ह्यूमन फॉर्म में बेस 10 सिस्टम में कन्वर्ट होकर स्क्रीन पे आई, ये सारा काम मैनेज कर रही है ये हेडर फाइल, ठीक है। एवरीवन ओके ना हो कि हेडर फाइल क्यों इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, एवरीवन ओके अप टिल हियर, कैन वी मूव फॉरवर्ड, किसी का कोई Yes, सवाल, sir. Yes, sir. कोई सवाल नहीं है किसी का, ठीक है। तो हम No, sir. प्रोग्राम के शुरू में हम एक हेडर फाइल इंक्लूड कराते हैं ताकि हेडर फाइल की जो फंक्शनैलिटी है बिल्ट इन हम इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। वो न सिर्फ ये फंक्शनैलिटी लिखने के लिए हमें 1,500-2,000 लाइनें लिखनी पड़ती हैं कि कीबोर्ड से कैसे लो तुम कैरेक्टर, उसके बाद उसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करो, उसके बाद उसको कैसे रैम के अंदर लेके जाओ, उसके बाद उसको कैसे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लेके जाओ, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो जो भी प्रोग्राम आपके पास होगा ये तीनों चीज़ें जो हैं अमूमन उसके अंदर होंगी, ठीक है। आप लिखेंगे इंट मेन और कोई ब्रैकेट होगा और इस तरह से दो करली ब्रैकेट्स होंगे, एक स्टार्ट ब्रैकेट और इन बिटवीन, और बीच के अंदर आपका प्रोग्राम होगा, ठीक है, ये प्रोग्राम है आपका, ठीक है। तो जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे वो इन लाइंस के दरमियान में होगा, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सी लैंग्वेज के अंदर हर प्रोग्राम एक फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। फंक्शन का मतलब ये होता है, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, इसको आप इनपुट आर्ग्यूमेंट्स देते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, दीज आर द इनपुट आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ से जो है वो आप लेते हैं आउटपुट, ठीक है। यानी कि अगर मैंने कोई फंक्शन बना दिया प्लस का फंक्शन ऐड, ठीक है, मैंने कोई फंक्शन बना दिया ऐड, ठीक है, तो मैं कहूँगा इस ऐड को 2 नंबर दो, ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, a प्लस बी करेगा,
और सी में स्टोर कर देगा और सी को रिटर्न करा देगा, रिटर्न सी। ठीक है, तो अभी इस फंक्शन की आउटपुट वैल्यू है सी। ठीक है, ये मैंने कोई फंक्शन लिखा, उसका नाम है ऐड। ऐड को मैं कोई भी 2 नंबर दूंगा, उन 2 नंबर को ऐड करके सी में करेगा, सी को रिटर्न करा देगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो मेरा फंक्शन है उसका नाम है मेन। अभी मैं इसको कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा, तो इट इज़ एम्प्टी आर्ग्यूमेंट। इस फंक्शन को मैं कुछ नहीं दूंगा, लेकिन ये फंक्शन एक नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है मैं 0 रिटर्न करूंगा। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन तो होता है कि फंक्शन को बगैर किसी आर्ग्यूमेंट के चला लें, लेकिन रिटर्न कराना लाजमी है। ठीक है, तो मैं एक इंटीजर वैल्यू, डमी वैल्यू 0 की रिटर्न कराऊंगा इस फंक्शन से। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? तो हर सी प्रोग्राम जो है वो एक फंक्शन की तरह लिखा जाता है। ठीक है, फंक्शन को मैं कोई 2 आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ, 2 से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी दे सकता हूँ, लेकिन रिटर्न वैल्यू हमेशा एक होती है। फंक्शन की रिटर्न वैल्यू एक से ज़ायद नहीं हो सकती। इट इज़ पॉसिबल कि मैं फंक्शन को इनपुट आर्ग्यूमेंट्स ब्लैंक दे दूँ, एम्प्टी ब्रैकेट, लेकिन रिटर्न कराना लाजमी होता है। ठीक है, तो मैं रिटर्न इससे जो वैल्यू करा रहा हूँ वो 0 की करा रहा हूँ। इट इज़ अ इंटीजर वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हमेशा नंबर रिटर्न कराएंगे। ठीक है, INT का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू। ठीक है, और फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले मुझे फंक्शन का नाम देना पड़ता है, इनपुट आर्ग्यूमेंट, आउटपुट आर्ग्यूमेंट, और कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को आप कॉपी पेस्ट करें अपने डेव सी प्लस प्लस के अंदर। डेव सी प्लस प्लस आप खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। सबने खोल लिया है ये डेव सी प्लस प्लस? यस सर। ठीक है, इस तरह की स्क्रीन आ गई है सबके पास? ऐसी स्क्रीन आ गई है सबके पास? यस सर, आ गई। ठीक है, अब आप जाएं, लिखें फाइल, फाइल लिखें न्यू, न्यू लिखें, उसके बाद लिखें सोर्स फाइल। सबने कर लिया? यस सर, कर लिया। सबने कर लिया, वेरी गुड। अब यस उस सर। वो जो छोटा सा प्रोग्राम है उसको इधर कॉपी पेस्ट कर लो जल्दी से। वो जो छोटा सा प्रोग्राम अभी आपको दिखाया था उसको टाइप करने में तो टाइम लगेगा, या कॉपी पेस्ट करने? सर मैंने आधा टाइप किया है सर। पूरा कर लो ना यार। ठीक है, ये नजर आ रहा है सबको? कैन यस एवरीबॉडी सर। सी दिस? ठीक है, अब आप इसको टाइप अगर जल्दी से कर लें तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब देखें, इससे पहले मैं कमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, कमेंट में लिख दिया माय नेम इज समीर। ठीक है, तो अभी इसका मतलब है ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। उसने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, इटैलिक्स कर दिया। नजर आ रहा है? यस सर, नजर आ रहा है। ठीक है, तो शुरू में ये हेडर फाइल है, ये फंक्शन है मेरा, ये एक इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करेगा, इनपुट आर्गुमेंट कोई नहीं है। और ये काम क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर क्या लिख देगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये प्रिंट एफ की कमांड है, ये कहाँ पे डिफाइंड है, इसके अंदर डिफाइंड है, stdio.h के अंदर। ठीक है, इस प्रिंट एफ का कमांड का कमाल ये है कि मैं इसको इनपुट आर्ग्यूमेंट में क्या दूंगा, तो ये भी एक फंक्शन है। कैन एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? जैसे मैं, ये मेरा ये प्रोग्राम एक फंक्शन है, इसी तरह से ये जो प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है, जिसको मैंने कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इस हेडर फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको मैं जो भी स्ट्रिंग देता हूँ उसको स्क्रीन पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। प्रिंट कर सर। देगा। उसके बाद कर्सर को कहाँ ले आएगा, कर्सर को कहाँ ले आएगा, ये मैंने जो आपको बताया था एस्केप सीक्वेंस, ये क्या करता है, कर्सर को ले आएगा न्यू लाइन के ऊपर। बताया था ना अभी, \n का मतलब होता है न्यू लाइन। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन कैसे करें? ठीक है, रन करने के लिए आपको एक यहाँ पे बटन नजर आ रहा है, उसमें रंग बिरंगे 4 स्क्वायर नजर आ रहे हैं, ये यस नजर आ सर। रहे हैं? इसको दबाएं आप, इसको दबाएंगे आप तो नीचे कंपाइलर, कंपाइलर का रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया? हाँ, क्या सर रिजल्ट आया? एरर। एरर आ रही है?
क्या एरर आ रही है? हाउ मेनी एरर्स? सर 0। जीरो का मतलब क्या हुआ? मतलब सर कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इधर यहाँ से ये लाइन हटा दूं तो क्या होगा? एरर आ जाएगी? नहीं सर, ये नहीं आएगी एरर। क्यों नहीं आएगी? मैंने सर कमेंट्स हटा आपने दिए। मैंने सिर्फ। मैंने कमेंट्स हटा दिया, वो इसको कंपाइल करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? सॉरी सर, आई डोंट नो। देखो, जब मैंने ये लगाया हुआ था तो क्या मतलब था इसका? जब मैंने दो बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगाए हुए थे तो क्या मतलब था इसका? सर इसका एरर नहीं था। इसका इसका मतलब क्या है? दो फॉरवर्ड स्लैश लगाने का मतलब क्या है? ये कमेंट है। कमेंट है। ये कमेंट प्रोग्राम का पे मतलब है, कमेंट का मतलब है इसको मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करना है। नहीं करना। अब अगर मैं ये हटा दूं तो इसको पढ़ के कंपाइलर क्या करेगा? कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा मशीन कोड में। इसको कन्वर्ट करने के बाद क्या करेगा? मैंने इसको कोई कमांड दी है? देखो यहाँ पे तो मैंने कमांड दी है कि इसको क्या करो, इसको क्या करो, प्रिंट। प्रिंट कर दो। यहाँ पे दी है कोई कमांड? नो। नो। तो क्या करेगा ये? सर कंपाइलर क्या कहते हैं, ऐसे वर्क करते हैं ना सर, एरर दे देगा। आगे एरर रन दे ही नहीं देगा। करेगा। ठीक है, अब आप दबाएं तो क्या आएगा? देखो एरर आ जाएगी। क्या आ गया? कह रहा है ये क्या चीज है, मुझे माए तो तुम्हारा समझ में ही नहीं आया, और यहाँ पे एक क्रॉस बना हुआ आ गया। नजर आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इसकी वजह बताता हूँ। वजह क्या है इसकी? अब आप इधर आओ। आपने इसको वापस से कमेंट कर दिया। ठीक है, आपका जो मेन प्रोग्राम होता है वो कहाँ पे होता है? इंटीजर मेन फंक्शन के अंदर। इसके ऊपर जो है आप वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? इसके इसके ऊपर जो आप डिफाइन करते हैं वो क्या करते यस हैं? सर। वेरिएबल्स को। ठीक है, प्रिंट कमांड जो है वो फंक्शन के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ भी लिख दूं तब भी एरर देगा ये। ठीक है, मैं लिख दूं इसी तरह से प्रिंट एफ, और मैंने इसी तरह से ये दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अब तो ये कमांड और ये कमांड एक जैसी दिख रही है ना? एक जैसी दिख रही है या नहीं? सर लग रही है। लग रही है, लेकिन ये अभी भी एरर दे देगा। आप रन करें इसको। ठीक है, क्या सर कह वो रहा है? स्टूडियो, सर स्टूडियो के अंदर नहीं है, इस वजह से शायद एरर। इसके नीचे भी लिख देता हूँ फिर भी एरर आएगी। इसके नीचे, इसके नीचे लिख देता हूँ फिर भी एरर आएगी। ठीक है, अभी भी तुम करो एरर आएगी। ठीक है, क्योंकि इस कमांड की जो जगह है वो क्या है? फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के बाहर नहीं है। आ गई सबको बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब जी। इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। अब चल जाएगा, कमेंट हो गया। अब इसको वो कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। लेट्स रन दिस। ठीक है, कंपाइल किया, क्या आ रहा है? जीरो एरर जीरो वार्निंग। उसके बराबर में रन का बटन है, नजर आ रहा है? रन का बटन नजर आ रहा है सबको? जी सर। रन दबाया तो क्या हुआ? ठीक है, इसने क्या लिखा? हेलो, हेलो वर्ल्ड। नजर आ रहे हैं सबको? ये काली स्क्रीन नजर आ रही है सबको या नहीं आ रही है? नहीं सर, नहीं ना सर। अब आ रही है? जी सर। वारी। आप लोगों के पास भी ऐसा नजर आ रहा है? आप लोगों के पास भी रन होके ऐसा नजर आ रहा है? जी सर। ठीक है, तो ये प्रोग्राम ने क्या किया? क्या लिख दिया? हेलो। क्या लिख दिया? हेलो, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इसको दोबारा से जाते हैं इधर। ठीक है, अब इस वाली कमांड को जो है मैं नीचे लिख देता हूँ। कंट्रोल, इसको वो किया कंट्रोल एक्स,
ठीक है, इधर लिख दिया मैंने। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर देखें मैं लिखूंगा, नजर आ रहा है सबको अब? जी सर। ठीक, इसको जी रन सर। करें, इसको रन करें, एक सेकेंड, इसको करें कंपाइल, अब करें रन। ठीक है, क्या नजर आ रहा है लिखा हुआ सबको? आपको नजर ही नहीं आ रहा होगा, अब नजर आएगा। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा। अब नजर आ रहा है? जी सर। क्या लिखा नजर आ रहा है? हेलो। हेलो, हेलो वर्ल्ड, माय हेलो, नेम इज समीर। माय नेम इज समीर। माय नेम इज समीर कहाँ पे नजर आ रहा है आपको? हेलो वर्ल्ड के नीचे। हेलो वर्ल्ड के हेलो नीचे। वर्ल्ड के ठीक है, क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि आपने वो एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल किया था, न्यू लाइन वाला। जी सर। ठीक है, वापस से उधर जाते हैं। ठीक है, ये नजर आ रहा है सबको, आपने ये न्यू लाइन इस्तेमाल किया था, आ रहा है नजर? जी जी। अब इस न्यू लाइन को डिलीट कर दें, अब क्या होगा देखें, फिर कंपाइल करें, फिर रन करें, क्या नजर आ रहा है अब आपको? एक ही लाइन में आ गया ये। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। ये अब नजर आ रहा है? जी सर। ठीक है, अब आपने वो न्यू लाइन की एस्केप सीक्वेंस फॉरवर्ड स्लैश एन निकाल दिया तो क्या हुआ, ये एक ही लाइन में नजर आना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया एस्केप सीक्वेंस क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। जी सर। ठीक है, ठीक है, अब वापस से आते हैं। ठीक है, वापस से एस्केप सीक्वेंस डाल दिया, बैक स्लैश एन। ठीक है, अब वापस से रन करें इसको। ठीक है, ये वापस से न्यू लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, आ रहे हैं सबको नजर? जी सर। ठीक है, तो जी प्रिंट सर। एफ की कमांड क्या कर रही है? प्रिंट एफ की कमांड क्या कर रही है? सर प्रिंट कर रही है। प्रोग्राम प्रोग्राम प्रिंट करिए। प्रिंट एफ की कमांड जो है वो प्रोग्राम की आउटपुट को प्रिंट कर रही है ऑन द स्क्रीन। ये कमांड कहां पे लिखी हुई है? ये कमांड कहां पर लिखी हुई है? इस कमांड की फंक्शनैलिटी कहां पे डिफाइंड है? फंक्शन के अंदर। कौन से फंक्शन के अंदर? सर वो ये वाला एस टी डी और इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है, तो ये प्रोग्राम, ये वाला जो फंक्शन है ये इसके अंदर लिखा हुआ है। हम इस फंक्शन को कॉल करके इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कैसे कीबोर्ड से चीजें उठा रहे हैं, ये कैसे स्क्रीन के ऊपर चीजें भेज रहे हैं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये इस फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। ये फंक्शन लिखा हुआ है stdio.h। हमें ये सिर्फ ये परमिट कर रहा है कि इसको एक इनपुट आर्ग्यूमेंट दे दो फंक्शन को। ठीक है, मैं अपने फंक्शन को क्या इनपुट आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं? जो मेरा फंक्शन है मेन प्रोग्राम का, इसको मैं क्या इनपुट आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं? जो मेरा फंक्शन है मैं इसको क्या इनपुट आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं? मेन फंक्शन जो मेरा है उसको मैं क्या इनपुट आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं? प्रिंट है। कुछ भी नहीं दे रहा, ये ब्रैकेट एम्प्टी है। दिस इज इनपुट आर्ग्यूमेंट, दिस इज आउटपुट ऑफ द फंक्शन। इनपुट में मैं क्या दे रहा हूं उसको? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आउटपुट में क्या ले रहा हूं? आउटपुट में मैं ले रहा हूं इंटीजर। वो इंटीजर क्या है? जीरो है। ठीक है, रिटर्न जीरो इज द रिटर्न इंटीजर वैल्यू। आ गई सबको बात समझ में? कोई भी फंक्शन होता है उसको इनपुट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं
एक उसका आंसर होता है इस फंक्शन का। जैसे मैंने बताया था 8 का फंक्शन है, तो मैंने उसको 2 इनपुट आर्गुमेंट दे दिए, उसने उसका सम रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये ऑप्शन होता है कि फंक्शन को कोई भी इनपुट आर्गुमेंट मैं नहीं दूं, लेकिन रिटर्न वैल्यू मुझे उस फंक्शन से कराना लाजमी होता है। ठीक है, उससे मुझे ये पता चलता है कि ये फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है या नहीं हुआ है। तो अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो मैं एक पॉजिटिव रिटर्न वैल्यू उससे करा देता हूँ। इसका मतलब है 0 अगर रिटर्न हो गया तो इसका मतलब इस फंक्शन में कोई एरर नहीं हुई, और अगर 0 रिटर्न नहीं हो पाया तो इसका मतलब मेरा प्रोग्राम इस फंक्शन में कहीं फंस गया है। ठीक है, प्रिंट एफ को मैं क्या इनपुट आर्गुमेंट दे रहा हूँ, ये स्ट्रिंग दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने फंक्शन को कोई इनपुट आर्गुमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन प्रिंट एफ को दे रहा हूँ। Is everyone okay with this? ठीक है, अब सबको समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, तो ये रिजर्व फंक्शन है। मैं कोई भी सी का प्रोग्राम बनाऊंगा तो मुझे इस फंक्शन का नाम मेन रखना ही पड़ेगा। उसको मैं कोई इनपुट आर्गुमेंट दूं या ना दूं मेरी मर्जी है। आउटपुट रिटर्न कराना कंपलसरी है, एंड द आउटपुट इज यूजुअली एन इंटीजर। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स गो टू द लैब। ठीक है, अब हम कोई वेरिएबल भी डिफाइन करना सीखेंगे और उस वेरिएबल को इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो टू द लैब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये नजर आ रहा है सबको? जी सर। ठीक है, तो ये पहला प्रोग्राम हमने रन कर लिया। ठीक है, लेट्स गो टू द सेकंड प्रोग्राम। सेकंड प्रोग्राम के अंदर हम यूजर से कोई इनपुट लेंगे। ठीक है, स्क्रीन पे प्रिंट कमांड, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के लिए हमने ये कमांड इस्तेमाल की थी, विच वॉज प्रिंट एफ। यूजर से कोई चीज कीबोर्ड के जरिए इनपुट कराने के लिए क्या कमांड है? इट इज कॉल्ड स्कैन एफ। ठीक है, तो प्रिंट एफ इज टू डिस्प्ले ऑन स्क्रीन and scanf command is user input from keyboard. Just like printf, scanf is also defined in, ठीक है, तो इस studio.h के अंदर ये फंक्शन भी है और ये फंक्शन भी है। तो ये काम कैसे कर रहे हैं वो हमारा उससे सरोकार नहीं है, वो डिफाइंड है, हम सिर्फ उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसके अंदर मैंने एक इंटीजर डिफाइन कर दिया, उसका नाम क्या रखा है? इंटीजर ए। और मैं प्रिंट एफ और स्कैन एफ के जरिए इसकी वैल्यू डिस्प्ले करा लूंगा। यूजर से कहूंगा एंटर एन इंटीजर, और यूजर जो है वो इसको एंटर कर देगा स्कैन एफ परसेंटेज डी के जरिए। ठीक है, तो लेट्स राइट दिस इन आवर ओरिजिनल प्रोग्राम। ठीक है, मैंने कहा इसके अंदर एक इंटीजर है, उसका नाम रख दिया ए। ए क्या चीज है? वेरिएबल है। आगे सबको बात समझ में? ठीक है, प्रिंट एफ में मैंने लिख दिया, ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ द इंटीजर, और न्यू लाइन पे कर्सर करने के लिए मैंने बैकस्लैश n कर दिया। ठीक हो गया? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। ठीक है, अब हो रही है? यस सर। ठीक है, ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया इंटीजर है, और मैंने कर दिया प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ द इंटीजर, और यूजर से हासिल करने के लिए इसकी वैल्यू मैंने नेक्स्ट फंक्शन इस्तेमाल कर लिया, स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ के अंदर मैंने कहा ये मैं कोई इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ, तो मैंने कहा परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और इसकी वैल्यू मूव कराने के लिए एम% साइन यूज करूंगा, और वेरिएबल का नाम। ठीक है, ये नजर आ रहा है सबको? जी सर। ठीक है, इसका नाम हमने कर दिया, इसको सेव मैंने नेक्स्ट नाम से कर दिया। क्या हुआ?
हेलो वर्ल्ड नाम से ही सेव हो गया, चलो कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हमने कहा एक इंटीजर है यार, वेरिएबल है ऑफ द टाइप इंटीजर ए, मैंने यूज़र के लिए स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया, वैल्यू प्रिंट डाल दो यार किसी इंटीजर की, और इस कमांड के ज़रिए मैंने वैल्यू से डलवाई कि यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा उसको तुम किसके अंदर स्टोर कर लो, किस वेरिएबल के अंदर, ठीक है, ये नजर आ रहा है सबको? जी सर। ठीक है, स्कैन एफ का सिंटेक्स है कि आप सबसे पहले इसके अंदर देंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद आप एक ये साइन इस्तेमाल करेंगे, इसको कहते हैं एम% साइन, उसके बाद वेरिएबल का नाम, यानी कि यूजर जो वैल्यू देगा उसको तुम एक्सेप्ट करो इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है, M% का मतलब है इस वेरिएबल के अंदर मूव करा दो, ठीक है, दिस यू हैव टू यूज दिस, दिस इज कंपलसरी, M%A का मतलब है इस वेरिएबल के अंदर मूव करा दो, और दिस इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर कि वो जो वैल्यू वो एंटर करेगा उसको स्टोर किस तरह से करो, डेसिमल इंटीजर वैल्यू की तरह स्टोर करो। आ गई बात समझ में? क्योंकि ये जो वेरिएबल है दिस इज ऑफ द टाइप इंटीजर, इंटीजर के लिए आप फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज करेंगे वो ये होता है, ठीक है, दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर इज फॉर इंटीजर, अभी हमने देखा था, दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर इज फॉर फ्लोट, दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर इज फॉर स्ट्रिंग, ठीक है, एंड दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर इज फॉर कैरेक्टर, ठीक है। तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू मूव करो M%A, और उसकी जो फॉर्मेट है वो इंटीजर टाइप की है, तो आप इस्तेमाल करेंगे %D। आ गई बात समझ में? इज एवरीवन ओके विद दिस? आगे मूव करें, लेट्स गो टू द प्रोग्राम, ठीक है। तो अब वही प्रोग्राम है, बस मैंने कहा कि वैल्यू एंटर कर दो और स्कैन एफ के जरिए वेरिएबल ए के अंदर मूव करा दो जो डिफाइंड है, और उसकी वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप की है, ठीक है। लेट्स रन दिस, कंपाइल करते हैं क्या आता है, कंपाइल करते हैं तो वो एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है आपको, देखें वो लाइन भी इंडिकेट कर रहा है, किस लाइन पे एरर आ रही है, किस लाइन पे एरर आ रही है सर स्कैन एफ पे 9। देखें लाइन नंबर 9 पे आ रही है, यहाँ लिखा हुआ है लाइन नंबर 9 के कॉलम नंबर 18 के ऊपर, ठीक है। तो कॉलम नंबर 18 जो है वो गालिबन ये जगह है, ठीक है, यहाँ पे देखें दिखा रहा है लाइन 9 कॉलम 18, मेरा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे यार कोई गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ ये है कि एक्सपेक्टेड सेमी कोलन बिफोर द ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब यहाँ पे एरर जो है वो क्या आ रही है, वो एरर ये आ रही है, मैंने देखे यहाँ पे 2 ब्रैकेट क्लोज के लगा दिए और ओपन का 1 ब्रैकेट है। आ गई सबको एरर समझ में? कितने ब्रैकेट होने चाहिए इधर? सर 1 1 होना चाहिए, ठीक है। प्रिंट एफ में भी एक ओपनिंग ब्रैकेट था, एक क्लोजिंग ब्रैकेट था जिसके अंदर स्ट्रिंग था, इसी तरह से स्कैन एफ के अंदर भी एक ओपन ब्रैकेट है और एक क्लोज ब्रैकेट है जिसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर भी देंगे और ये वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू मूव करानी है ये भी देंगे, ठीक है। सो लेट्स डू इट अगेन, ठीक है, इसको हमने किया कंपाइल, ठीक है। अब क्या आ रहा है, स्ट्रे M% साइन इन द प्रोग्राम, ठीक है। M% साइन जो है सॉरी, ये M% साइन की जगह मैंने @ का साइन बना दिया, कैन एवरीबडी सी दिस, ठीक है। ये कौन सा साइन है, M% साइन, ठीक है। ये होता है की नंबर 7 के ऊपर, ठीक है, मैंने बना दिया है जो की नंबर 2 के ऊपर है, ठीक है। तो लेट्स कन्वर्ट दिस,
ठीक है, इस पे हमें ये वाला यूज करना था, अब चल जाएगा ये। ठीक है, लेट्स रन दिस। ठीक है, ये वाला एम्परसेंट साइन है, पहले मैंने एट द रेट वाला साइन लगा दिया था, जो एट द रेट होता है ईमेल वाला। ठीक है, अब क्या रहा है, एरर 0 वार्निंग 0। इसको अब रन करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ द इंटीजर। ठीक है, अब मैंने वैल्यू इंटीजर की एंटर कर दी 8। ठीक है, प्रोग्राम क्या हुआ, प्रोग्राम क्या हुआ, खत्म हो गया। इसने बस मुझसे एक वैल्यू मांगी, मैंने वैल्यू दे दी, और प्रोग्राम क्या हुआ, खत्म हो गया। कैन एवरीबडी सी दिस? आपको नजर नहीं आ रहा है, एक सेकंड, अब नजर आ रहा होगा। ठीक है, सब अब नजर आ रहा है सबको? जी सर। ठीक है, मैंने कहा एंटर द वैल्यू ऑफ द इंटीजर। ठीक है, मैंने 8 डाल दी, उसके बाद क्या हुआ, प्रोग्राम एग्जिट हो गया। ठीक है, दोबारा से रन करता हूँ। ठीक है, इसको करता हूँ दोबारा से रन, ये हो गया रन, और अब आपके सामने डालता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर। ठीक है, जब रन किया देखें ये लिखा है गया, एंटर द वैल्यू ऑफ द इंटीजर। सही है, नजर आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, Yes, मैंने sir. लिख दिया 9। 9 लिख के एंटर दबाया, क्या हुआ, प्रोग्राम एग्जिट हो गया। ठीक है, और क्या लिखा है, रिटर्न वैल्यू 0, यानी कि जब मेन का फंक्शन खत्म हुआ तो वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, सर 0। 0। ठीक है, तो लिखा गया रिटर्न वैल्यू 0। ठीक है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, प्रोग्राम में और कुछ था ही नहीं तो खत्म हो गया। ठीक है, कैन एवरीबडी सी दिस? ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि दोबारा से मैं इस वैल्यू को दिखाऊं कि क्या एंटर किया था। ठीक है, तो एक और प्रिंट एफ की कमांड लिख दी, ये नजर आ रहा है सबको जो मैं टाइप कर रहा हूं? Yes, sir. You entered the value %d ठीक है, अब मैं जो कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ। ठीक है, लैब को आ रहे हैं। ठीक है, अब जो है मैं ये वाली लाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाली लाइन करके दिखा रहा हूँ कि जो वैल्यू हमने अंदर डाली थी उसको डिस्प्ले कराने हैं। ठीक है, तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए लिख दिया इंटीजर दैट यू हैव एंटर्ड इज %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएंगे इधर। उसके बाद आप लिखेंगे कॉमा, और यहाँ पे M% साइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे से वेरिएबल का नाम है, स्कैन एफ के अंदर M% साइन था। ठीक है, यहाँ पे M% साइन नहीं है। ठीक है, तो लेट्स गो बैक। ठीक है, यहाँ पे M% का साइन इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो जो वैल्यू मैंने कीबोर्ड से एंटर की है वो यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा इस प्रिंट एफ वाली कमांड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे मैं न्यू लाइन लगा देता हूँ ताकि ये नई लाइन पे आके मुझे बताए। ठीक है, तो ये करेगा, उसके बाद इस न्यू लाइन से नेक्स्ट लाइन पे इनपुट लेगा, उसके बाद इसको लिखने से पहले न्यू लाइन पे जाएगा और वहां पे जाके वैल्यू बता देगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, इसमें एरर आ रही है लाइन नंबर 11 पे। लाइन नंबर 11 पे क्या आ रहा है, कह रहे हैं एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन। ठीक है, हर लाइन के बाद सेमी कॉलन डालना लाजमी है सी लैंग्वेज के अंदर। मैटलैब के अंदर ऑप्शनल था, मैटलैब के अंदर एको को सप्रेस करने के लिए करते थे, लेकिन यहाँ पे हर लाइन को सेमी कॉलन पे टर्मिनेट होना लाजमी है। ठीक है, तो आई पुट अ सेमी कॉलन हेयर, अब ये एरर नहीं देगा। ठीक है, देखें अब दे रहा है 0 एरर 0 वार्निंग। ठीक है, नाउ लेट्स रन दिस, और आपको मैं ये शेयर करा देता हूँ। ठीक है, तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? Yes, sir. एक सेकेंड। ठीक है, ये नज़र आ रहे हैं सबको? सबको नज़र आ रहे हैं?
Yes, sir. ठीक है, मैंने वैल्यू डाल दी 4, ठीक है, तो ये इसने क्या कह दिया, न्यू लाइन पे जाके कह दिया यू एंटर्ड द वैल्यू 4, यानी कि स्क्रीन पे डिस्प्ले करना सीख लिया यूजिंग द प्रिंट एफ कमांड, स्कैन एफ कमांड के जरिए यूजर से इनपुट लेना सीख लिया थ्रू द कीबोर्ड, उसके बाद जो यूजर ने एंटर किया उसको वापस स्क्रीन पे डिस्प्ले करना भी सीख लिया। इज एवरीवन ओके विद दिस? सबको समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, लेट्स गो बैक टू द प्रोग्राम। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि मैं 2 नंबर लूं और 2 नंबर को ऐड करा के डिस्प्ले करा दूं। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, कहा 3 नंबर ले लिए हमने, इंटीजर ए, इंटीजर बी एंड इंटीजर सी, इस तरह से लिख सकते हैं। एक लाइन के अंदर 3 इंटीजर्स को इनिशियलाइज कर दिया, इसको कर दिया प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू जो है वो ए के अंदर ले ली, उसके बाद सेकंड इंटीजर प्रिंट करा दिया, उसके बाद थर्ड करा दिया। ठीक है, इसको कर दिया सेकंड, ठीक है, इसकी वैल्यू डाल दी बी के अंदर, ठीक है, एक थर्ड करा दिया, इसकी वैल्यू डाल दी सी के अंदर। ठीक है, 3 इंटीजर ले लिए और एक वैल्यू, एक इंटीजर ले लिया मैंने सम। ठीक है, मैंने कर दिया सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये 3 इंटीजर हमसे लेगा, इसकी वैल्यू को ऐड करके सम के अंदर डाल देगा और यहाँ पे उस सम को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, द सम ऑफ द 3 वैल्यूज इज परसेंटेज डी, और यहाँ पे उसका नाम लिख दिया मैंने सम। ठीक है, और ये सब इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं तो मैंने परसेंटेज डी इस्तेमाल किया हुआ है सबके लिए। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? क्या करेगा ये प्रोग्राम, यूजर से 3 वेरिएबल्स या 3 इंटीजर्स इनपुट करेगा और उसकी वैल्यू सम कर देगा और स्टोर कर देगा उस वैल्यू को सम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो इंटीजर ए बी सी सब सम के टाइप के वेरिएबल्स हैं, इसको कॉमा से सेपरेट करके मैं एक लाइन के अंदर चारों को इनिशियलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, इसको रन करें अब। सब लोग हैं मौजूद या चले गए? यस सर मौजूद है। यस सर, सब मौजूद है। ये सबको समझ में आ गया प्रोग्राम? यस सर। क्या करेगा ये प्रोग्राम? सर ये सम करेगा, 3 इनपुट लेगा, उसको सम कर देगा। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। इसको पहले कंपाइल करके देखते हैं कि ये कंपाइल में एरर तो नहीं दे रहा। ठीक है, 0 एरर 0 वार्निंग चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आ गए और ये शेयर करा देता हूँ मैं। ठीक है, ये आ गए हम। ठीक है, ये नज़र नहीं, ये तो गलत वाला हो गया ना, ये वाला करना है। सबको नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, इसको रन करते हैं। कह रहे वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंटीजर, बोलें क्या वैल्यू डालें? ठीक है, लेट से डाल दी 2, दूसरे वाले की डाल दी 3, तीसरे वाले की डाल दी 5। ठीक है, तो क्या जवाब आना चाहिए इसका? 10। हाँ, 10। ठीक है, तो सम ऑफ द 3 वैल्यूज इज 10। ठीक है, सबको नजर आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये जो तीसरी हमने वेरिएशन की, इससे हमने एक कैलकुलेशन भी कर ली, यूजर से डेटा हासिल करके उसके ऊपर कैलकुलेशन करके उसका जवाब भी डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू द लैब स्टेटमेंट। ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 हमने कर लिया।
एग्जाम्पल 2 के अंदर जो है वो क्या है, हमने एक नई फाइल ले ली जिसका नाम है conio.h। stdio.header फाइल जो है इट इज फॉर स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। ठीक, इसी तरह से conio.h फाइल है जिसका मतलब होता है कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, कंसोल जो है वो भी स्क्रीन को ही कहते हैं, कीबोर्ड और स्क्रीन, उसमें कंसोल अमूमन स्क्रीन को कहते हैं। उसके अंदर और इसके अंदर प्रोग्राम में क्या फ़र्क है, इसके अंदर हम कैरेक्टर इनपुट लेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए हम इंटीजर के बजाय अपने वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे इनटू अ कैरेक्टर, और कैरेक्टर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %c। ठीक है, तो कैरेक्टर ए %c, और उसको डिस्प्ले करके देखते हैं कि क्या डिस्प्ले आया, क्या आंसर आया। ठीक है, और एक नई कमांड हमने यूज करेंगे यहाँ पे जिसका नाम है गेट कैरेक्टर। ठीक है, गेट कैरेक्टर से क्या होगा ये भी हम देखते हैं। तो लेट्स लूज दिस एग्जांपल। ठीक है, इस एग्जांपल में हमने क्या किया, ठीक है, एक और फाइल ले ली जिसका नाम है conio.h। तो स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब हो रही है? यस सर। ठीक है, हमने कहा ये अब कैरेक्टर टाइप है, सी, इंटीजर टाइप नहीं है, इट्स अ कैरेक्टर टाइप। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे %d के बजाय अब लिखेंगे %c, और उसकी वैल्यू मूव करा देंगे कैरेक्टर टाइप का जो वेरिएबल है विच इज सी। उसके बाद उसको हमने प्रिंट करा दिया यू एंटर्ड। %c डी की जगह, क्योंकि डी होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए, और यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम रख दिया विच इज सी। ठीक है, या इसको चेंज करके कर देते हैं डी कर देते हैं, क्योंकि दोनों सी हो गए थे, इसको कर देते हैं D। ठीक है, एक हमने ये अब और कमांड इस्तेमाल कर ली गेट कैरेक्टर। ठीक है, अब गेट कैरेक्टर ये करता है कि ये प्रोग्राम को एग्जिट नहीं करेगा, अब तक हमने जितने प्रोग्राम किए थे वो खुद ही एग्जिट हो जाते थे जैसे ही प्रोग्राम रन होता था। गेट कैरेक्टर का मतलब है कि ये जब तक प्रोग्राम को एग्जिट नहीं करेगा, यानी कि रिटर्न वैल्यू 0 पे नहीं जाएगा जब तक कि हम कोई कैरेक्टर या कीबोर्ड का कोई बटन ना दबा लें। ठीक है, तो इट वेट्स फॉर द यूजर। ठीक है, इसको अगर कमेंट कर दूं तो ये आ जाएगा, इट वेट्स फॉर द यूजर टू एंटर अ कैरेक्टर before the program exits with return value 0। ठीक है, 0 ही रिटर्न कराने ना, तो ये वेट करेगा जब तक यूजर कोई कैरेक्टर एंटर ना करे। ठीक है, स्कैन है %d m%d। ठीक है, इसको हम ए इस्तेमाल कर लेते हैं डी के भी बजाय। वेरिएबल का नाम ए ही कर देते हैं क्योंकि डी इंटीजर के लिए यूज हो रहा था। ठीक है, लेट्स रन दिस, इसको कंपाइल करते हैं पहले। ठीक है, इसका नाम कर देते हैं प्रोग्राम 2। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, दे रहे 0 एरर 0 वार्निंग, रन करते हैं और नजर आ रहे हैं सबको? सबको नजर आ रहे हैं? यस सर। ठीक है, कैरेक्टर का मतलब है कि अब मैं अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है नंबर, में अल्फाबेट भी कर सकता हूँ। लेट से मैंने y रिटर्न किया। ठीक है, तो इसने क्या किया, द कैरेक्टर दैट यू एंटर्ड इज
y, ठीक है। और प्रोग्राम के अंदर देखें अब क्या चेंज है। पहले प्रोग्राम क्या होता था, एग्जिट हो जाता था, एग्जिट सक्सेसफुली विद रिटर्न वैल्यू 0। अब मैंने जो गेट कैरेक्टर की कमांड की है तो वो क्या कर रहा है, जब तक मैं कोई कैरेक्टर कीबोर्ड पे नहीं दबाऊंगा प्रोग्राम को एग्जिट जब तक मैं कोई कैरेक्टर नहीं दबाऊंगा क्या करेगा प्रोग्राम को एग्जिट नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है, पहले ऑटो कर रहा था क्योंकि मैंने गेट कैरेक्टर की कमांड नहीं की थी। अब मैं कोई कमांड दबाऊंगा यहाँ पे, उसके बाद क्या हुआ, प्रोग्राम एग्जिट हो गया विद रिटर्न वैल्यू 0। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? यस सर। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं एक कोई बड़ा नाम एंटर करूं। ठीक है, इसका नाम कर दिया प्रोग्राम 3। ठीक है, ये नजर आ रहा है आप सबको? ठीक है, मैंने कहा अब जो है मुझे स्ट्रिंग एंटर करना है। स्ट्रिंग का मतलब है एक कैरेक्टर नहीं, बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मैंने कहा एंटर योर नेम। आ रहे हैं सबको नज़र? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे जो है एक कैरेक्टर नहीं, मुझे एक से ज़ायद कैरेक्टर इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो मैंने एक 30 कैरेक्टर्स का एरे बना दिया। ठीक है, कैन एवरीबडी सी दिस? ठीक है, हम जो कर रहे हैं, मैं लैब पे भी आ जाता हूँ। ठीक है, लेट्स लुक एट द लैब। ठीक है, हम बेसिकली जो अब करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम एक कैरेक्टर एरे बना रहे हैं। ठीक है, अब मैं कोई ज़्यादा लंबा स्ट्रिंग एंटर करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैरेक्टर एरे। दिस इज अ कैरेक्टर एरे, इट्स टाइप कैरेक्टर। लेकिन मैं अब इसका साइज देता हूँ एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कि इस कैरेक्टर एरे का क्या साइज है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने साइज 30 दिया हुआ है तो उसी तरह से मैंने उसका एक बड़ा सा साइज ले लिया, क्योंकि अब एक नंबर, एक डिजिट नहीं, मैं एक कैरेक्टर नहीं, मैं ज़्यादा कैरेक्टर एंटर करूँगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा कैरेक्टर, उसका नाम रख दिया नेम और उसका साइज रख दिया 30। ठीक है, उसके बाद जब मैं उसको एंटर करूंगा तो इसके अंदर करूंगा परसेंटेज सी के बजाय फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करूंगा परसेंटेज एस। परसेंटेज एस इज फॉर अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज एस करूंगा और उसको वापस से एको भी करा दूंगा, योर नेम इज परसेंटेज एस। ठीक है, लेट्स डू दिस। ठीक है, यही वाला कर रहे हैं, इसका नाम रख देते हैं नेम। ठीक है, नेम 30, एंटर योर नेम, इसको एंटर करा दिया इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया वेलकम। परसेंटेज एस, यहाँ पे लिख दिया नेम। ठीक है, वापस से गेट कैरेक्टर दे दिया, यानी कि ये वेट करेगा कोई किसी कैरेक्टर का ताकि प्रोग्राम को एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर एरे इस्तेमाल किया क्योंकि एक कैरेक्टर नहीं, हम ज़्यादा चाहते हैं। और फॉर्मेट स्पेसिफायर स्ट्रिंग का क्या होता है, परसेंटेज एस। इज एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, और हमने फिर लिख दिया वेलकम, उसके बाद ये आपका जो नाम है उससे आपको वेलकम कर देगा। तो लेट्स रन दिस, इसको ये करते हैं। एरर दे रहे 0, वार्निंग दे रहे 0। लेट्स गो न्यू शेयर। एक सेकंड पहले इसको रन करने, इसको रन किया हमने, ये आ गया रन। ठीक है, इसको न्यू शेयर करते हैं, ये आ गया। ठीक है, ये नज़र आ रहे हैं सबको? ये सबको नज़र आ रहे हैं? यस सर। ठीक है, आपने कहा मेरा नाम है मोहम्मद अली
शेख, ठीक है, तो ये क्या लिखेगा, वेलकम मोहम्मद अली शेख, वेलकम मोहम्मद। ठीक है, गेट कैरेक्टर से उसने वेट कर लिया। ठीक है, यस सर। ठीक है, लेट्स गो टू द लैब। ठीक है, नजर आ रही है लैब सबको? यस सर। ठीक है, इसी तरह से गेट एस की कमांड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं नेम को लेने के लिए। ठीक है, गेट एस का मतलब है गेट स्ट्रिंग। ठीक है, ये आप लोग खुद करके देखिएगा, गेट एस से भी आप वही काम कर सकते हैं जो कि आप गेट स्ट्रिंग है ये बेसिकली कमांड। ठीक है, तो गेट स्ट्रिंग से भी वही काम आप कर सकते हैं जो कि स्कैन एफ परसेंटेज एस से कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, उसकी जगह आप ये गेट एस करके देखिएगा, यू कैन डू इट इजीली। ठीक है, ऑपरेटर की मैंने अभी आपको एग्जांपल बता दी है। ठीक है, प्लस करना मैंने आपको अभी सिखा दिया था। ठीक है, जो 3 नंबर लिए थे, इसी तरह से आप ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एक और एग्जांपल है, ये जो मैं आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, ये तो इन्होंने 2 नंबर लेके किया, मैं ऑलरेडी आपको 3 नंबर लेके करा चुका हूँ। ठीक है, 3 नंबर का सम आपने किया था, ए बी सी था, और तीसरा मैंने वेरिएबल, 3 वेरिएबल का सम था, तो मैंने चौथा वेरिएबल सम का बनाया था जिसके अंदर ए प्लस बी प्लस सी किया था। ठीक है, ये वाला भी हम कर चुके हैं। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, तो अब आपका जो लैब टास्क है, इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, मेक कैरेक्टर वेरिएबल नेम, कोर्स, सेमेस्टर और इंटीजर वेरिएबल्स फॉर स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी। ठीक है, तो 3 आपने जो है वो कैरेक्टर वेरिएबल्स या स्ट्रिंग्स बनाने हैं, जिसके अंदर आपका नाम आ जाए, कोर्स का नाम आ जाए। ठीक है, 2 आपने स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने हैं और 2 आपने इंटीजर वेरिएबल बनाने हैं। ठीक है, इंटीजर वेरिएबल में कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी स्टोर करना है। ठीक है, और एक आपने कैरेक्टर वेरिएबल बनाना है, 3 बनाने हैं। ठीक है, ये 3 आपके कैरेक्टर वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये 3 जो हैं वो आपके कैरेक्टर वेरिएबल्स हैं, जिनको लाल के अंदर दिखाया है। ठीक है, तो जिनको लाल के अंदर दिखाया है ये कैरेक्टर वेरिएबल्स हो गए आपके। ठीक है, और जिनको हरे के अंदर दिखा रहा हूँ ये आपके इंटीजर वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, तो ये वाले इंटीजर हैं। ठीक है, 2 आपने इंटीजर वेरिएबल्स बनाने और 3 कैरेक्टर बनाने। ठीक है, और इसके अंदर इस तरह से वैल्यू आपने एंटर करा के प्रिंट करानी है वैल्यू। ठीक है सर। जी, यानी कि स्कैन सर एफ के जरिए से आपने ये एंटर करवाना है। जी, क्या हो गया? सर मैं पूछ रहा था कि किसी वैल्यू के ऊपर हम पावर दे रहे हैं, वो के पावर कैसे दें? कौन सी पावर? सर मतलब कि एक ऑर्डर की इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है, ऊपर पावर एक्स स्क्वायर प्लस अभी मैं यार ये डिस्कस कर रहा हूँ, तुम यहाँ कहाँ आ गए हो? सॉरी सर, मैं ऐसे पूछ रहा था। अच्छा, अब आते हैं 2 की जानिब। ठीक है, 2 के अंदर आपने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया। उस प्रोग्राम के अंदर 3 आपने इंटीजर्स लिए हैं, एक ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया है। ठीक है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल अभी तक नहीं किया था तो इसकी एग्जांपल कर ले। ठीक है, फ्लोट टाइप की कर लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड वाले को प्रोग्राम 4 कर देते हैं।
ठीक है, फ्लोट की मैंने अभी तक एग्जांपल नहीं करी थी, ठीक है, अब फ्लोट कर देते हैं। ठीक है, अब ये 3 वेरिएबल्स हैं, इनका सम मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं डेसिमल में वैल्यू ले सकता हूँ, तो मैंने उनको फ्लोट कर दिया और इनके सबके वैल्यूज में भी परसेंटेज एफ डाल दिया। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, सबको नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लोट कर दिया इंटीजर के बजाय, और परसेंटेज एफ का मतलब है कि मैं ए बी सी की जगह 2.36, 2.489, 4.891 इस तरह कर सकता हूँ, और ये इसको ऐड कर देगा। और ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, परसेंटेज 0.3f। ठीक है, परसेंटेज 0.3f का क्या करेगा, यानी कि इन सबको ऐड करेगा और मुझे 3 डेसिमल प्लेस तक आउटपुट देगा। तो अगर इसके मैंने ज्यादा डेसिमल प्लेस भी दे दिए हैं, आउटपुट अभी हो रही है। यस सर। ठीक है, तो मैंने इंटीजर से चेंज करके सबको कर दिया है फ्लोट, और सबके जो परसेंटेज दी थी उसको चेंज करके क्या कर दिया, परसेंटेज एफ। क्योंकि अब ये फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स है, तो अब ये डेसिमल भी एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद मैंने आउटपुट के अंदर क्या चेंज कर दिया है, यहाँ पे देखें, परसेंटेज एफ के बजाय मैंने कर दिया है परसेंटेज 0.3f। इसका मतलब ये कि आउटपुट को अब ये 3 डेसिमल प्लेस तक बताएगा। इज एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज एफ लिखता तो ये जितनी भी डेसिमल प्लेस है सारी दे रहा होता, लेकिन परसेंटेज 0.3f करने से ये खाली 3 डेसिमल प्लेस तक जाएगा। सो लेट्स रन दिस, इसको कंपाइल करके देखते हैं पहले। ठीक है, इसमें कोई एरर वार्निंग नहीं आ रही। लेट्स रन दिस। ठीक है, आपको स्क्रीन शेयर करा देता हूँ। ठीक है, सबको नजर आ रहा है? ठीक है, बल्कि गलत कर दिया ना, इसको डेसिमल नंबर करना चाहिए। ठीक है, अब मैंने ये डेसिमल नंबर कर दिया है, तो चेंज कर देता हूँ, इंटीजर नहीं, फर्स्ट डेसिमल नंबर। ठीक है, अब रन करते हैं इसको। नजर आ रहे हैं सबको? यस सर। ठीक है, क्या दें, पहले डेसिमल नंबर को वैल्यू दे देते हैं 6.7785। ठीक है, ज्यादा डेसिमल प्लेस दे दिए। सेकंड में भी इसी तरह से दे दिए 3.45555666। ठीक है, तीसरे वाले में भी ज्यादा डेसिमल दे दिए। ठीक है, सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है ये? यस सर। ठीक है, अब मैं इसको जब एंटर करूंगा तो फाइनल आंसर मुझे खाली 3 डेसिमल प्लेस तक दे रहे हैं। सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है ये? यस सर। ठीक है, लेट्स गो बैक टू द लैब। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक फ्लोट की भी एग्जांपल करा दी। तो इस तरह से आप ये फ्लोट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्वाड्रेटिक कौन बच्चा बोल रहा था? क्वाड्रेटिक किधर है? सर Yes, बोल रहे थे। 2 वेरिएबल हैं, एक 5 है और एक 3 है। आपने उसको a डिवाइडेड बाई b करना है और इसका जवाब फ्लोट में आ सकता है, तो इसलिए आपने x1 x2 वैल्यू को फ्लोट की तरह डिफाइन कर दिया है। ठीक है, वेयर x1 इज अ इंट एंड x2 इज अ फ्लोट। ठीक है, तो इनकी डिवीजन की वैल्यू को आपने x1 के अंदर भी देखना है डिस्प्ले करके कि एक इंटीजर में इसका जवाब कैसे आएगा, और इसी के आंसर को एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल x2 के अंदर भी देखना है।
ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं, फ्लोट की भी एग्जांपल दे दी है। देन यू गो टू द होम टास्क। अच्छा, इसके अंदर आप कह रहे हैं, इसके अंदर जो है क्वाड्रेटिक आ रहा है, ठीक है, तो कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम टू टेक द इनपुट x एंड y एंड डिस्प्ले द आउटपुट z वेयर z इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस x प्लस 5y प्लस 6। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है आप कैरेट साइन इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा ख्याल है। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, अगर किसी को मुझे स्क्वायर करना है, लेट्स डू अनदर प्रोग्राम 5, सेव एज प्रोग्राम 5। ठीक है, हमने कहा ए बी सी, ए बी ले लेना। ठीक है, ए बी। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ द नंबर। ठीक है, लेट्स से मैंने ए के अंदर नंबर हासिल कर लिया और ए जो है वापस से इसको इंट कर दिया। ठीक है, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अभी हो रही है? यस सर। ठीक है, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कैरेट साइन से शायद हो जाता है ए स्क्वायर। ठीक है, इस परसेंटेज डी, ठीक है, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए के अंदर एंटर कर दिया। इसको अब रन करके देख लेते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल में एरर नहीं आ रही, रन कर लेते हैं, रन करके आपको दिखा भी देते हैं। ठीक है, ये नज़र आ रहा है सबको? ये सबको नज़र आ रहा है? यस सर। ठीक है, हमने एंटर किया 7, उसने जवाब दिया द सम ऑफ द 3 वैल्यूज इज 5। तो ये तो गलत आ रहा है, चेक करते हैं इसको। The square is percentage d, b is equal to a square। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही सर। सॉरी, क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, मैं करता हूँ। जी, ये मैं शेयर करा देता हूँ। अच्छा, ये मैं शेयर करा देता हूँ, एक सेकंड। आप जाएं ये इधर, आप नज़र आ रहे हैं सबको? यस सर। ठीक है, तो स्क्वायर करने के लिए जो है अभी एक हेडर लाइब्रेरी आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिस पे आप अभी नहीं गए हैं। तो आसान तरीका ये आप करेंगे, b इज इक्वल टू ए इंटू ए कर देंगे। और अगर क्यूब करना है तो a इंटू ए इंटू ए 3 बार कर देंगे। रेज टू द पावर 4 करना है तो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कैरेट साइन इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसको रन करेंगे। ठीक है, इसकी जो आउटपुट है वो देख लेते हैं। न्यू शेयर में हम गए, इधर गए। ठीक है, ये नज़र आ रहे हैं सबको? यस सर। ठीक है, हमने कहा 9 का स्क्वायर बताओ, तो उसने रिटर्न कर दिया 81। ठीक है, नजर आ गया सबको? यस सर।
ठीक है, तो इसमें कैरेट साइन नहीं है, तो आपने उसी नंबर को अपने से ही मल्टीप्लाई करा देना होगा। ठीक है, लेट्स गो टू द रिमेनिंग। ठीक है, अब इसके अंदर जो है इसी तरह से ये आर स्क्वायर करना है तो आर इंटू आर कर देंगे आप। ठीक है, ठीक है, पाए को आप कांस्टेंट की तरह डिक्लेयर करेंगे, वो आपको ऊपर बताया हुआ है, वो आप कर लेंगे। ठीक है, यू आर गोइंग टू मेक अ प्रोग्राम टू परफॉर्म बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशन विच आर एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन के मैं आपको बना के दे चुका हूँ, तो उसी तरह से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी बना सकते हैं आप ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रॉम्प्ट द यूजर अबाउट द टू नंबर्स। ठीक है, यूजर से आप 2 नंबर देंगे और आप 4 आंसर देंगे, उसका एडिशन बताएंगे, उसका सब्ट्रैक्शन बताएंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन बताएंगे और उसका डिवीजन बताएंगे। ठीक है, डिवीजन में आप कोशेंट भी बताएंगे और रिमाइंडर भी बताएंगे। ठीक है, कोशेंट और रिमाइंडर का मतलब होता है जो डिवाइड आप करते हैं तो जो ऊपर नंबर आता है वो कहलाता है कोशेंट, और नीचे जो रिमाइंडर आता है, नंबर जो बचता है, उसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे यूज़र को, और ये एंड ऑफ लैब है। ठीक है, तो ये टास्क अब आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने इतनी नॉलेज दे दी है। ठीक है, लैब का मैंने लिंक और सबमिशन लिंक सब बना दिए। ठीक है, सो दिस इज़ ओके फ्रॉम माय साइड। ठीक है, नाउ गेट ऑन विद द लैब। ठीक है, चलें, अच्छा, अल्लाह हाफिज़।